विभाजन प्रेमिका। इसमें क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होती है। जैसे कि समझ सकते हैं कि हमारे पास दो नंबर है a और लाइक 6 और 8। अगर हम 6 से 8 को भागा देंगे तो हमको जो भागफल आता है, शेष आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दो नंबर है, उसमें हमारे पास दो और नंबर जैसे कि शेष और भागफल विद्यमान है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक तरह के थ्योरम है जो याद कर सकते हैं। इसका एक इक्वेशन है जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो a और b ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें बता रहा है कि q और r विद्यमान है, जहाँ पर r की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि क्या है ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2 है हमारे पास और b इज इक्वल टू 6 है। तो जब a और b दिया हुआ है, जब बता रहा है कि बस q और r विद्यमान है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम लोग छोटी संख्या से भागा देंगे। तो जब भागा देंगे तो यहाँ पर 3 बार लगेगा, तो 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ पर 0। तो ये जो 3 आता है, 3 जो उसको हम लोग बोलते हैं b, सॉरी 3 को बोलते हैं q। तो यहाँ आप लोग बैठाएंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा क्या है 6, b हमारा क्या है 2, q क्या बताएं यहाँ पर 3, और ये होता है r। यहाँ पे जो r क्या है वो 0 है, तो यहाँ पे r क्या हो गया 0। b इज इक्वल टू 3 हो रहा है, सॉरी 6 इक्वल टू 6 हो रहा है, तो यहाँ प्रूफ हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमारे पास 9 है और b इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में बैठा के देखेंगे क्या आता है। तो जिसमें लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है वो 9, b हमारा क्या है 2, q हमको निकालना है और r निकालना है। तो q और r निकालने के सबसे पहले क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या है उसमें हम लोग को छोटी संख्या से भागा लगाना है। जब इसको भागा लगाएंगे तो यहाँ पर 4 बार आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, बचेगा 1 हमारा शेष। तो जो 4 आया है ये होता है q और ये जो होता है r। तो हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 बराबर 9 आया, जो कि यह प्रूफ हो रहा है कि बराबर है। यहाँ से प्रमाण चल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो बता रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर उसमें ऐसी पूर्ण संख्या q और विद्यमान होती है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। अब एक माइंड डाउट हो रहा होगा कि r का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा और बराबर और b से कम क्यों है। तो r का वैल्यू अगर ये हमारा b है, b से बराबर हो जाएगा तो फिर एक बार और भागा लग जाएगा। तो यहाँ अगर ये मान लें कि यहाँ पर अगर ये r जो है वो 2 हो जाता है, तो यहाँ फिर से एक बार और लग जाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए r का जो वैल्यू है हमेशा ये अपने जो b से कम होगा, या फिर जैसे अगर b हमारा मान लें 4 है तो r जो है हमारा वो 3 होगा। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। एक एग्जाम्पल बताते हैं इसको। अगर हमारा b जो है वो 4 है, मतलब 4 है, तो r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर कभी भी r की वैल्यू जो है वो 4 नहीं हो सकती है। ये याद रख लेना। तो यहाँ से ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है प्रूफ हो रहा है। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज़ करते हैं अगर यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक है तो उसका HCF निकालने के लिए। कि मान लो कि दो नंबर है जैसे कि 45 और 25, इसका हम लोग HCF अगर निकालना हो तो उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। तो HCF क्या होता है, दो धनात्मक संख्या a और b है का वह
सबसे बड़ा संख्या जो ए और बी दोनों को विभाजित करे। ये हम लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका रिवीजन करवाएंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है कि अगर दो नंबर, इन दोनों नंबर को हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा संख्या जो इसको और इसको डिवाइड कर सके। तो इस केस में दे सकते हैं कि 45 को और 25 को सबसे बड़ी संख्या है 5। 5 जो है इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसको हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो हम लोग सीखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में कि यूक्लिड विभाजन क्या क्या होता है। वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है और लेस देन होता है बी। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। तो मान लेते हैं 455 और 42, इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम बैठाएंगे। सबसे पहले बैठाने के लिए जो इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग मानेंगे ए, और जो छोटा है उसको हम लोग मानते हैं बी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो एक क्या है हमारा 455 इज इक्वल टू बी क्या है 42, उसके बाद क्यू, उसके बाद प्लस आर। अब हमें Q और R का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि Q और R का क्या वैल्यू होता है, उसको फिर इस पर यूज़ करके निकालते हैं Q और R का वैल्यू। तो क्या करना होगा, हमारे पास जो सबसे बड़ा संख्या है 455 को छोटे संख्या से डिवाइड करना है। तो इसको करेंगे, भागा लगाएंगे। तो क्या होगा, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ पाएगा 42, यहाँ बचेगा 3 और 5। तो ये हमारा R होता है और ये हमारा Q, ये हमारा B और ये हमारा A। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 455 बराबर 42 गुना 1 प्लस 35। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग अगर एचसीएफ निकालना है तो हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा ये आर का जो वैल्यू है वो 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ए की वैल्यू है वो ये होगी, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी होगा। तो इसको हम लोग बैठा दें फिर से यूक्लिड विभाजन पे। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 होगा, बी हमारा क्या है 35, फिर हमारे क्यू प्लस आर। फिर से हमें क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू और आर की वैल्यू निकालने में क्या होगा, छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर करना होगा 35 से हम लोग 42 को भागा लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार लगेगा, एक बार लगेगा 35 आएगा, 35 यहाँ पर लग जाएगा तो 7 5 12 7 यहाँ आएगा। तो ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये बी और ये ए। तो यहाँ पर बैठा लेंगे इसको। तो क्या होगा 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7। अभी भी देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 0 नहीं हुआ है। तो इसको फिर से एक नया स्टेप आएगा। नया स्टेप में क्या होगा, ये हमारा जो है वो ए हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 7 गुने क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आर के भागा लगाएंगे। 7 से जब हम लोग 35 को में भागा देंगे तो ये 1 7 5 35 5 बार लगेगा और यहाँ पूरा कट जाएगा। इस बार क्या है, आर हमारा 0 आया। तो इसको यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। इस टाइम पे हमारा जो आर की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। तो जब आर की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस टाइम पे ये जो होता है, ये हमारा जो बी का वैल्यू होता है वो हमारा आंसर होता है। इसको हम लोग साफ यहाँ पे लिखते हैं 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो जब इस केस में जब
आर का वैल्यू 0 हो जाता है उस टाइम पे जो हमारा बी का वैल्यू होता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF क्या हो गया 7। अब यहाँ पर देख सकता है कि 7 से हम 42 भागा लगाएंगे तो 7 चौका 42, और यहाँ इसको भी लगाएंगे तो 7 चौका 42 बचेगा 3 और 5 35, 7 बचे 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 चौका 42 6 और 7 बचे 35, इसका 52 65 आएगा, और यहाँ पर 7 चौका 42 ये 65 बार में लग जाएगा और ये 6 बार में। तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका HCF निकाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इसको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा या बराबर और बी से कम। बी से कम क्यों होता है ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकता है कि हम लोग कैसे आर का वैल्यू निकालते हैं और आर का वैल्यू क्यों बी से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये हम लोग 455 और 42 इसका यूज करके हम लोग इस HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इन दो नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग A मानते हैं और जो छोटा होता है उसको B। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले में बैठाएंगे। तो बैठाने के क्या करेंगे, तो हमारा A यहाँ पर 455 है और यहाँ पर B क्या है 42। तो 42 खा दिया, क्या उसके बाद क्या है Q को Q लिख दिया और यहाँ पे R है R। और हमें Q और R का वैल्यू निकालना है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि कैसे हम लोग Q और R का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें हम लोग छोटे नंबर से भागा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 455 बड़ा नंबर है, उसमें छोटे नंबर से भागा दे रहे हैं। तो क्या हुआ है, एक बार लगेगा, यहाँ पे 42 आएगा, 42 आया तो यहाँ क्या शेष बच के हमारे पास 35। 35 में हम आगे भागा लगा नहीं सकते, तो ये हमारा R की वैल्यू होगी 35। तो ये हम लोग बैठा दिए कि R का वैल्यू क्या हो गया 35 और ये एक बार भागा लगा। अभी देख सकते हैं कि R का जो है वो भी 0 नहीं हुआ है। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के यूज करके HCF निकालेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप तब तक जाएंगे जब तक कि हमारा R का वैल्यू है वो 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ है तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। दूसरा स्टेप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप 2 करके, या अपने समझने के लिए जो भी होगा अपने कर लेना। और फिर उस नेक्स्ट स्टेप आने क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर जो B का वैल्यू था और R का वैल्यू था, वो जो B है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में A बन जाता है और हमारा जो R था वो हमारा B बन जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा ये A हो गया और B, और इसलिए ऑलरेडी Q है और R है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से Q और R दोबारा निकालना होगा। तो Q और दोबारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे A में हमको B से भागा देना होगा। तो A को हम लोग B से भागा दे रहे हैं, तो एक बार लग रहा है 35, यहाँ बच गया शेष हमारे पास 7। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो गया 7 और Q का वैल्यू क्या हो गया वो 1, जो हम लोग लिख चुके हैं। अभी भी दोबारा भी हमें भागा देने के बाद हमारा R का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और डाउनग्रेड नीचे और एक स्टेप में आएंगे। नीचे आने में क्या होगा, फिर जो हमारे यहाँ पर B है वो हमारा A हो जाएगा और R जो है वो हमारा B हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे जो हमारा 35 बराबर 7 गुने Q प्लस R। हम लोग फिर से Q और R का निकालेंगे। तो इस बार क्या होगा कि 7 से 35 में इजीली भागा लग जाएगा, 7 से 35। यहाँ पर हमारा जो R का वैल्यू है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इससे और नीचे स्टेप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वैल्यू R का 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारा R का वैल्यू 0 हो जाता है उस टाइम पे जो भी हमारा B का वैल्यू होता है, याद रखना B का वैल्यू, जो B का वैल्यू होता है वो हमारा HCF होता है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में लोग सीखे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है और इसका हम यूज करके HCF कैसे निकालते हैं। और आने वाले यहाँ हम लोग देखेंगे दो नंबर है 4052 और 12576, इसका हम लोग HCF निकालना है। इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करके HCF निकालेंगे इस पूरे नंबर, दो नंबर का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है और लेस देन P। तो जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आपको दो नंबर दिया हुआ उन दो नंबर का HCF निकालना है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग A मानते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या है 12576 और हमारा B क्या है तो 4052। यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है, हमें अब क्या निकालना है Q और R हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे वो लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्मूले में बैठाते हैं। तो 12000
576 बराबर 4052 गुना Q प्लस R। अब Q और R को निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है 12,576, उसको छोटे नंबर जो है 4052 से भागा लगाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि 4 3 12 और ये से कम है, तो ये 3 बार में लग सकता है, तो 3 बार ट्राई करेंगे। तो 3 दूनी 6, हाथ बचा कुछ नहीं, 5 3 15, 5 बाकी हाथ में बचा 1, 3 गुना 0 0, तो 1 हो गया, और 4 3 12। तो यहाँ पे देखेंगे 0, यहाँ बचा 7 7 में 5 गया 2, यहाँ बचा 1 मिनट हो गया, यहाँ बचा 15 15 में 5 सॉरी 5 में गया 4, ये कट गया, तो यहाँ बचा 402। तो ये क्या हो गया R, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा है B और ये हमारा है A। तो इसको लोग यहाँ बैठा देंगे, तो 12,576 बराबर 4052 गुना 3 प्लस 420। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक ये R का वैल्यू 0 नहीं आया। जब हम पिछले वीडियो बताया, अगर R का वैल्यू जब तक 0 नहीं आया तब तक हम उसको और नीचे जाएंगे, एक और नया स्टेप बनाएंगे। तो उस स्टेप में क्या करना होगा, जो हमारा ये वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा A और ये हमारा हो जाएगा B। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो 4052 बराबर 420 मल्टीप्लाई Q प्लस R। इस टाइम पे हमें फिर से Q और R की वैल्यू निकालने से जो बड़ा है उसको फिर छोटे से भागा लगाएंगे। तो क्या करना होगा, 420 से भागा देंगे 4052 में, तो 832 9 चक 36, 9 बार ट्राई करते हैं, 9 9 0 9 9 का 18 कर, बाकी 1 9 चक 36 1 37, यहाँ से 2 8 7 15 5 सॉरी बचा, यहाँ बचा 9 9 में 2 गया तो कट गया, यहाँ पर ये 272 आया। ये हमारा R की वैल्यू 272 है, हमारा Q है A और B। तो यहाँ पर लगाएंगे 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू जब तक 0 नहीं हुआ है, नहीं तो फिर से एक नया स्टेप आएगा। नया स्टेप में क्या आएगा, 420 गुना 272 मल्टीप्लाई बाय Q प्लस R। यहाँ से फिर से इसको R का वैल्यू निकालेंगे, तो R क्या होगा हमारा, Q और R क्या होगा छोटी संख्या में। तो क्या करेंगे, 272 से 420 को डिवाइड करेंगे, तो एक बार में लगेगा 272, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पे बच गया 11 7 4 11, यहाँ पर 3 में 2 गया 1। तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा सॉरी Q A B। तो इसको लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 272 गुना 1 प्लस 148। यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा 0 अभी तक नहीं आया R का वैल्यू। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर से क्या करेंगे, जो यहाँ पर 272 वो हमारा हो जाएगा फिर से A हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा R। तो हम लोग लिखते हैं 272 बराबर 148 गुना Q प्लस R। हम लोग को Q और R का वैल्यू फिर से निकालना है। क्या करेंगे लोग, फिर से इससे इसको भागा लगाएंगे, तो 148 गुना 272, 14 का 28 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा, एक बार में 148 से भाग माइनस 8 4 12 का 4, बाकी 1 बच गया, यहाँ पर 6 2 124 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा R हो गया, ये हमारा Q A B। यहाँ लिखेंगे 272 148 गुना 1 जोड़ 124। अभी भी देख सकते हैं कि हमारा जो है R का वैल्यू 0 नहीं आया है, तो इसको फिर से एक नया स्टेप आएगा। एक नया स्टेप में क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 148 गुना बराबर 124 गुना Q प्लस R। तो हम लोग Q और R का वैल्यू फिर से निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम लोग 124 से 148 को भागा गया, एक और लगेगा 124 जाएगा, यहाँ बचेगा 4 4 8, यहाँ बचेगा 2। तो ये हो गया हमारा R का वैल्यू, ये हमारा होगा Q A और B। यहाँ लिखेंगे
48 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर का वैल्यू अभी तक जीरो नहीं आया नहीं है, तो फिर एक और डाउनग्रेड नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने क्या होगा, यहाँ फिर से हमारे इसको 124 बराबर 24 गुना क्यू प्लस आर। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्यू और आर का वैल्यू निकालेंगे इसको 124 से। तो 124 डिवाइड बाई 24 से 124 को भागा लगेंगे तो कितना, 24 25 20 7 से 120 बच गया 4। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। तो अभी मैं क्या आर का वैल्यू जीरो नहीं आया, फिर एक नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 24 4 गुना क्यू प्लस आर। इस टाइम पे हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू क्या आएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि 4 से 6 24 भागा लग जाएगा। तो क्या इसको लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। इस टाइम पे आर का वैल्यू जीरो हो गया। तो याद रखना जब आर का वैल्यू जीरो होगा उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर HCF क्या होगा 4, ये हमारा आंसर होगा। एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम इसको किए। तो यहाँ पे देखते हैं कि SF निकालने के लिए 2 नंबर दिया हुआ था सबसे पहले। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से उसको हम लोग A मानेंगे। तो यहाँ पर लिखे कि जो A है हमारा वो 12,576 है और B जो है हमारा वो 4,052 है। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले पे बैठाएं, इस फॉर्मूले को A = BQ + R। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो गया 12,576 और B क्या हो गया ये, और Q हमारा अभी निकालना है और R में निकालना है। तो Q और R निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ये 4,052 से 12,576 में भागा देना होगा। जैसे भागा दी तो 3 बार में लगा और हमारे पास शेष बच गया 420। तो 420 शेष बच गया, मतलब कि हमारे पास अभी तक शेष जीरो नहीं आया। तो नहीं आया तो फिर लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में उसको बैठाएं। तो यहाँ पे बैठाएंगे क्या, जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा नेक्स्ट दूसरे स्टेप में जाने के बाद वो A बन जाता है और ये हमारा जाके B बन जाता है दूसरे स्टेप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,052 है और 420 Q और फिर से, तो मैं फिर से Q और निकालना, क्या करना पड़ेगा 420 से हमें फिर से 4,052 भागा देंगे। जब हम इसे भागा देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें देख सकते हैं कि 9 बार में भागा लगा और 272 हमारे पास शेष बच गया। अभी भी हमारा शेष बच गया, मतलब कि अभी भी हमारा आर का जो वैल्यू वो जीरो नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बैठाएंगे। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B। तो क्या होगा 420 यहाँ पे आ गया और हमारा B क्या है 272 है। फिर से हमें क्या करना होगा, Q और R का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको भागा देंगे। तो उसको एक बार भागा लगा और हमारे पास फिर से शेष बच गया 148। इस अभी भी हमारा क्या हो गया, आर का वैल्यू जीरो नहीं हुआ है। तो नहीं, फिर क्या, फिर से दोबारा इसको यूक्लिड विभाजन में बैठाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा 272, A का वैल्यू 272 हो गया और B का वैल्यू 148। इस टाइम पे फिर हम क्या करना पड़ेगा, Q और R का वैल्यू निकालना है। तो Q और R का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे इस छोटे वाले से B से हम लोग 1 में भागा लगाएंगे। तो B से A में भागा लगेगा हमसे एक बार में, क्योंकि एक बार में भाग ऐसे लगेगा क्योंकि हम 2 बार लगाने से ज़्यादा हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा और ये 27 ही है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में तो भागा लगाएं तो यहाँ पर शेष बच गया कितना 124। तो यहाँ पर शेष 124 बच गया। तो उस टाइम अभी भी क्या जीरो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो 148 है वो हमारा फिर से A हो जाएगा और 124 जो है B हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर से हमें Q और R निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग 124 से 148 से भागा लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बार में ही लगेगा, उससे ज़्यादा लग नहीं सकता क्योंकि और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास जो है शेष बचा फिर से 24। इतना करने के बाद हमारे पास अभी तक शेष बच ही रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर से एक नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उस टाइम पे हमारा A हो जाएगा 124 और B हो जाएगा हमारा 24। तो और Q और हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सब फिर से हम लोग एक बार भागा लगाएंगे 24 से 124 में। तो 24 बचे 20 से 5 बार में लगेगा और हमारे पास शेष बच जाएगा 4। अभी भी हमारे पास शेष बच रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से एक नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उस नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 24 जो है A बन जाएगा और ये हमारा B बन जाएगा। तो अब हम 4 से 24 में भागा लगाएंगे तो पक्का एक लग जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 होता है तो 6 बार में लग गया। और उस टाइम पे हमारा R का जो वैल्यू वो जीरो हो गया।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहा जाता है कि जब r का वैल्यू 0 हो जाए उस टाइम पे जो भी b का वैल्यू होता है वही HCF होता है। तो इस केस में HCF क्या है, 4। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। यहाँ मतलब बता रहा है कि अगर कोई सम पूर्णांक है तो वो 2q के रूप का होता है, और जो कोई विषम पूर्णांक है तो वो 2q + 1 के रूप का होता है। इससे को हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम हल करेंगे। तो मान लिया a कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, मतलब कि ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अगर a कोई पूर्णांक है और b जो है हमारा वो 2 है मान लेते हैं, तो अगर हम इसको यूक्लिड विभाजन पे यूज करेंगे तो क्या होगा, a = bq + r, जहाँ r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बराबर या गया बड़ा और बराबर और b से छोटा। तो a एक पूर्णांक है और b का वैल्यू कितना है, तो a = 2q + r। यहाँ बता रहा है कि q जो है वो भी कोई पूर्णांक है, मतलब q कुछ भी हो सकता है, q 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, सम विषम और भाज्य संख्या कोई भी संख्या हो सकता है q। तो अब हमारे यहाँ पे r है जो कि वो b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ r हमारा क्या क्या हो सकता है, r हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सॉरी 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है r का वैल्यू। तो अब और हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुका है कि अगर किसी भी संख्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही सम संख्या ही होगा, वो कभी विषम हो नहीं सकता है। कि अगर हम 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा जो एक सम संख्या है, 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा जो एक सम संख्या है, 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा वो भी एक सम संख्या है। तो ये हमेशा सम संख्या ही आएगा अगर हम किसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके यहाँ पर पुट करते हैं। पहले हम लोग पुट करते हैं r की वैल्यू 0, तो a = 2q + 0। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर q है कोई भी अंक है, मतलब कोई पूर्णांक है, पूर्णांक जैसे कोई सोच लो कि q अगर हमारा 1 हुआ तो क्या होगा, q हमारा 1 हुआ तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 0 से जोड़ करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ क्या होगा, 1 की वैल्यू क्या होगी, 2। 2 क्या है, एक सम संख्या है। अगर q का वैल्यू मान लो कुछ 5 मान लो, तो 5 से गुना करेंगे 2 को क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो 10 को 0 से जोड़ करेंगे तो 10 ही आएगा, 10 क्या है, सम संख्या है। और इसी तरह से इसको हम लोग कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सम ही आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं a = 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है। अब दूसरा r, यहाँ पर r = 0। अब हम लोग r = 1 पुट करते हैं, बैठाते हैं, तो क्या होगा, a = 2q + 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 है, 2 को हम लोग मान लो कि q का वैल्यू अगर 1 है तो क्या आएगा, 2। 2 को हम लोग 1 से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 3 क्या है, विषम संख्या है। फिर मान लो कि 2 गुना q का वैल्यू अगर 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4। 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। 5 क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है। मतलब अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या हमारा सम संख्या, सम में से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगा, विषम पूर्णांक। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि जब पूछ रहा है कि 2q जो है वो एक सम पूर्णांक है और 2q + 1 जो है एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जब हम लोग r = 0 बैठाए थे तो उस टाइम पे a = 2q आया था जो एक
सम पूर्णांक है। और जब हम लोग r इजिकल टू 1 किए थे तो उस टाइम पे a इजिकल टू क्यू प्लस 1 आया था जो एक विषम पूर्णांक है। तो लोग क्योंकि जानते हैं कि सम के साथ अगर हम एक जोड़ेंगे तो विषम ही होगा, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है प्रूफ है। हाँ, यहाँ पर देखें क्वेश्चन है, दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। क्या हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके ये बताना है कि 4q प्लस 1 एक धनात्मक है, जो धनात्मक अंक है जो कि एक विषम संख्या है। इससे पहले हम लोग प्रूफ किए थे 2q और 2q प्लस 1, जो 2q प्लस 1 था वो सम था और 2q प्लस ये विषम था। तो इसमें हम लोग को 4q का करना है। इससे पहले एक चीज रिवीजन करना होगा जो हम लोग 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़, जैसे सम प्लस सम सम होता है, सम प्लस विषम विषम होता है, सम गुना सम 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 गुना विषम विषम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, क्या एक सम नंबर है। 2 जोड़ 3, सम को विषम के साथ जोड़ रहे हैं तो एक विषम संख्या। सम गुना सम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एक क्या है, एक सम संख्या। 2 मल्टीप्लाई बाय सम मल्टीप्लाई बाय विषम एक सम संख्या होता है। तो इसको एक बार याद कर लो। ओके, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो वैल्यू होता है 0 या 0 से ज़्यादा और b से कम। तो यहाँ पर मान लिया b इज इक्वल टू 4। जब b को हम अगर 4 माने हैं तो r की वैल्यू क्या होगी, r का वैल्यू होगा या तो 0 या 1 या 2 या 3। r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये ना तो 4 हो सकता है क्योंकि b से कम, b हमारा 4 है तो 4 तो हो नहीं सकता, और माइनस में जा नहीं सकता क्योंकि 0 या 0 से ज़्यादा। तो r का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके 3 तक होगा। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, a इज इक्वल टू b क्या है 4 q प्लस 0। 4 क्या है, एक सम संख्या। सम को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आएगा, सम के साथ हम अगर किसी को ऐड करेंगे तो ये a इज इक्वल टू 4q जो एक सम संख्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 4q प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। सम के साथ में अगर विषम को ऐड करेंगे तो ये विषम पूर्णांक होगा। अब अगर एक के साथ 4q प्लस 2 करेंगे तो ये सम के साथ हम सम को ऐड करेंगे तो ये एक सम संख्या होगा। लेकिन a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 करेंगे तो ये विषम आएगा। जो हमारे यहाँ पूछ रहा है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक विषम है, उसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4q प्लस 1 एक विषम आया और 4q प्लस 3 एक विषम आया। तो यहाँ ये प्रूफ होता है। तो इसे फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया हमें प्रूफ करना है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है एक विषम पूर्णांक संख्या है, और जहाँ पे एक q है पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है।
ना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 4। तो हम सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि बी का जो वैल्यू है 4 है। तो अगर बी का वैल्यू 4 है तो हमारा आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेके 4 से कम। तो 4 से कम क्या होता है 3। तो 0 से लेके 1 2 3 हमारा आर का वैल्यू होगा। तो आर का जो वैल्यू मिलेगा तो हम उसको इस एल्गोरिथम में पुट करेंगे, रखेंगे। तो क्या होगा ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 0, एक बार रखे 0 तो एक सम आया 4। यहाँ पर दूसरी बार उसको हम रखे 4 के प्लस 1, तो सम के अगर 1 को जोड़ रहे हैं तो विषम आएगा, ये विषम आया जो यहाँ पे पूछ रहा है 4 के प्लस 1, यहाँ भी प्रूफ होता है। दूसरा है ये हम लोग रख चुके हैं, रख चुके हैं, बचा 2। जब 2 को रखेंगे तो ए इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2, सम के साथ सम को ऐड करेंगे तो सम होगा। ये दूसरा पूछ रहा है 4 क्यू प्लस 3, तो यहाँ पर हम ए इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3 रखेंगे तो सम के साथ हम अगर विषम को ऐड करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। तो ये प्रूफ होता है कि 4 क्यू प्लस 3 जो है एक विषम पूर्णांक है। यहाँ से ये प्रूफ, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे प्रूफ होता है। इसमें देखेंगे एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो कितनी, ये यहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिले तो उसमें सोच पहले कितनी बर्फियाँ, ये एक है और एक बर्फी की संख्या समान रहे। इन सारे वर्ड को अगर पढ़ेगा गौर से तो मालूम चलेगा कि वो बताना चाह रहे हैं कि वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा संख्या में दोनों का, लेकिन जैसे कि वो काजू की बर्फी और बादाम की बर्फियों को सबसे ज़्यादा संख्या में एक साथ रखना चाह रहा है, एक साथ में। तो इसे मालूम चलेगा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि HCF कैसे निकालते हैं कि दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच में वह सबसे बड़ा संख्या जो उन दोनों को डिवाइड करे। तो इसी तरह से यहाँ भी कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ संख्या में जाना चाहता है जिसमें कि वो दोनों की संख्या बराबर रहे, काजू की बर्फी की और बादाम की बर्फी की। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसका सॉल्यूशन भी इजी है। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 420 हमारे पास काजू की बर्फी का है और 130 बादाम की बर्फी का है। तो सबसे पहले क्या सोचना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग ए मानेंगे, जो छोटा है उसको हम लोग बी मानेंगे। अब हमारे पास ए और बी आ गया, तो इसके लिए हम क्या करना है, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखना है। तो वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा और बी से कम। अब ये भी हमारे पास हो गया ये फार्मूला भी। अब हम लोग इस फार्मूला में बैठाना है तो क्या होगा, 420 बराबर 130 क्यू प्लस आर। अब हमको क्यू और आर की वैल्यू निकालना है। जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्यू और आर कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग 130 से 420 में भागा देंगे। तो क्या होगा, 130 से 420 में भागा देंगे तो बड़का बार 26 देते हैं 39, 0 3 3 9 3 0 9 2 9 3 12 जी कर गया। यहाँ क्या था, शेष क्या बचा 30। तो इसको हम लोग इसमें बैठाएंगे। तो ये क्या है, हमारा आर है, ये क्यू है, ये ए है और ये बी। तो यहाँ पे क्या होगा, 420 बराबर 130 गुना क्यू का क्या वैल्यू कितना है 3, आर कितना है हमारे पास 30। आर का वैल्यू 30 आ गया। अभी क्या, आर का वैल्यू तो 0 नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और नीचे स्टेप में आएगा। तो क्या होगा, ये हमारा इधर आ जाएगा 130 बराबर 30 गुना क्यू प्लस आर। और फिर से आर क्यू की वैल्यू निकाला, क्या वैसे फिर से लोग भागा देंगे। तो क्या होगा, 30 से हम लोग 130 में भागा देंगे तो 4 में लगेगा, तो जगह 20 बचेगा हमारे पास 10 शेष। तो क्या होगा यहाँ पर 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10 शेष। वही बार 10 शेष बचा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और बार लगेगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 इज इक्वल टू 10 गुना क्यू प्लस आर। हमें फिर से क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 10 से 30 में भागा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। यहाँ पे आर का वैल्यू 0 आ गया। इसके इसमें जब भी आर का वैल्यू 0 आएगा उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होगा वही हमारा
आंसर होगा, जो हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो इसको हम लोग फिर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि एक दुकानदार है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या समान रहे और वो ढेरियां जो है सबसे बड़ी ढेरी बने, बड़ी बड़ी ढेरियां बनाना चाहता है जिसमें दोनों संख्या समान रहे। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि जो हम लोग पढ़े हैं HCF के बारे में, वो उस तरह का चीज़ पूछ रहा है। तो क्योंकि अगर अभी जैसे मालूम हम लोग HCF का चैप्टर कर इजीली कर लेंगे, जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को इसी तरह से सोचना होगा कि किसको यूज़ करके हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि हमको HCF वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पर बता चुके हैं कि जो दो नंबर है तो उनमें से कैसे निकालते हैं। अगर दो नंबर है तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग A मानते हैं और छोटे वाले को B मानते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर 400 उसको फॉर्मूले पे बैठा लेंगे तो क्या होगा 420 और 130 गुना Q प्लस R। तो क्या 420 130 गुना यहाँ पर 3 लगेगा, डिवाइड करेंगे तो 3 में लगेगा और शेष बचेगा 3। शेष अभी तक शेष बच रहा है तो क्या होगा एक और स्टेप आएगा, उस स्टेप में क्या होगा 130 जो हमारा वो इधर आ जाएगा और ये हमारा B बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ। तो फिर यहाँ पर क्यू आर निकालना क्या है, इससे इसको भागा देंगे, क्या होगा 30 चौक 20 से 120 हो जाएगा, 10 हमारा शेष बच जाएगा। 10 शेष बच गया तो क्या होगा इस केस में फिर हमारा ये जो है यहाँ आ जाएगा और जो आर होता है वो इधर रह जाएगा। तो इस केस में अब इसको हम इससे भागा लगाएंगे तो 3 बार में इजिली कट जाएगा और हमारा आर जो है वो 0 हो जाएगा। तो HCF के टाइम पे जब हमारा आर का वैल्यू 0 हो जाएगा उस टाइम पे जो हमारा बी का वैल्यू होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ से इसका हमें आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 10th के एग्जाम। यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालना है। हम लोग अपने पुराने वीडियो में पढ़ चुके कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। तो उसका यहाँ पे और भी हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैसे हमको सबका निकालना है। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको 135 और 255। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमको यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको लिखना है। वो क्या है हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू क्या है 0 या 0 से ज़्यादा और B से कम। तो पढ़े में बताएं कि जब दो नंबर दिया हुआ है और उसका हमको HCF निकालना है तो उस नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे ये 255 से बड़ा तो उसको हम लोग A मानेंगे, अगर छोटा होता है उसको हम लोग B मानेंगे। एक्चुअली व्यू होता है, ये मानना क्या है होता ही है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है फॉर्मूला बैठाना है। क्या होगा हमारा 225 बराबर 135 गुना Q प्लस R। अब हमें क्या निकालना है, Q और R का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जो पहले बताया कि जब जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें लोग छोटे नंबर से भागा लगाएंगे। तो क्या होगा 225 को हम लोग 135 से भागा लगाएंगे तो एक बार में लगेगा और यहाँ आएगा 135। 5 से 5 गया 0 बचा 11 8 8 10 8 से 11, यहाँ कट गया 80। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी भी इसको लिखेंगे 225 बराबर 135 सॉरी यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस हमारा 90। मतलब पीछे बताएंगे जब तक हमारा आर का वैल्यू 0 ना हो हम लोग उसको एक और नीचे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जब आर का वैल्यू 0 होगा उस टाइम पे ऐसे हमें मालूम चलेगा। तभी क्या आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो उसको लोग एक और नीचे करेंगे। क्या उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा ये जो है अभी जो हमारा बी है और जो हमारा आर है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए वो हमारा जो बी है वो ए हो जाएगा। तो 135 गुना 90 गुना क्यू प्लस आर। यहाँ पर फिर से हमें क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा 135 को हम लोग 90 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 90, यहाँ क्या बचेगा 45। तो क्या हो जाएगा 135 90 गुना 1 प्लस 45। अभी क्या क्या 45 है 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे फिर से एक और इसका नीचे होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो ये है फिर हमारा वो ए बन जाएगा। तो 90 बराबर 45 गुना क्यू प्लस आर। इसको लोग रफ कर लेते हैं।
तो क्या हो गया 90 गुना, इसको यहाँ पे लिखते हैं 90 इक्वल टू 45 गुना क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 90 से हम लोग 45 से हम लोग 90 को भागा लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 गुना 45 गुना 2 प्लस 0। तो अब इस बार जब हम 45 से 90 को भागा लगाएंगे तो 2 बार में लग जाएगा और हमारा शेष क्या है वो 0 बचेगा। जब हमारा शेष 0 बचेगा उस टाइम पे जो हमारा बी का वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइम पे इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF 45 आंसर। तो इसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किए। तो हमें दो नंबर दिया हुआ है 135 है और 225 है, इसका हम लोग HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग A मानेंगे और जो छोटा नंबर है उसको लोग B मानेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है। तो इस पर लोग उसको बैठाएंगे। तो ए हमारा क्या है 225 और बी क्या है हमारा 135। हम लोग क्यू और निकालना है। क्यू और निकालने के लिए क्या बताते हैं, जो हम लोग बी से ए को भागा देते हैं, तो बी को जब ए से भागा देंगे तो हमारा एक बार में लगेगा और हमारा 90 जो है शेष बचेगा। हमारा अभी तक शेष 0 नहीं था, हम लोग क्या करेंगे फिर दोबारा दूसरे स्टेप में आएंगे। दूसरे स्टेप में आने में क्या होगा, हमारा जो 135 है वो हमारा ए हो जाता है और हमारा जो 90 है हमारा बी हो जाता है। तो क्या होगा, उसको हम लोग इक्विड विभाजन एल्गोरिथम पे फिर से बैठाएंगे कि हम लोग दोबारा इक्विड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा है उस पर। तो यहाँ क्या होगा, हमें 35 लिख दिए, 90 और क्यू और आर निकालना है। क्यू और आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर से 90 से 135 को भागा लगाएंगे तो ये एक बार में लगेगा और हमारा 45 शेष बच जाएगा। अभी भी क्या हमारा शेष बच रहा है, जब हमारा 0 नहीं है तब क्या करेंगे, फिर से एक और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। दूसरे स्टेप में जाने में क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा ये 90 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ए बन जाएगा इसके लिए, और ये 45 में बी बन जाएगा। फिर हमें क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें, तो हम लोग जानते हैं कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 45 गुना 2 कर लिए और हमारा शेष है उस टाइम पे 0 बचेगा, क्योंकि 90 से यहाँ हो जाएगा 90 तो हमारा शेष 0 ही बचेगा। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया है कि अगर जिस टाइम पे हमारा जिस स्टेप में हमारा शेष 0 बच जाता है तो उस टाइम पे जो बी की वैल्यू होती है वही HCF होता है। तो हम लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF 45 होता है। दूसरा क्या है 196 और 38,220। इसका हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम लोग का इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या सोचना है हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसको लिखना है। तो क्या हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, एक मिनट, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि पूरा एक ही है। जहाँ आर की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन बी है, ये दोनों अलग है। ये कंडीशन है और ये थ्योरम फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग मानते हैं ए और जो सबसे छोटा है उसको हम लोग मानते हैं बी। तो उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले में बैठा देते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ पर, ए हमारा क्या हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुना क्यू प्लस आर। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस टाइम इसका हम लोग क्यू और आर का वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसको बी से ए में भागा देना है। तो क्या होगा 196 से हम लोग 38,220 को भागा देंगे। तो ये हमें कितना बार लगेगा, सबसे पहले हम लोग इसको एक बार लगाएंगे। एक बार लगाने में क्या होगा 196, तो 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 9 8 17, यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, यहाँ बचा 2 आया 2। अब क्या करना होगा इस टाइम पे हम लोग इसको 9 बार में 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 81 5 86 बचा 8 और 9 का 9 9 8 17, यहाँ हो गया 12, तो यहाँ 12 12 4 गया 8, यहाँ बचा 5 5 में एक इधर से लिए तो क्या हो गया ये 15 15 में 6 गया 9, यहाँ 17 कट गया और यहाँ उतर गया 0। अब इसको हम लोग
5 बार में, तो क्या 6 5 30 के 0 बाकी 3, अच्छा 3 और 9 5 45, 45 3 48 के बाकी 4 और 5 1 5 4 9, तो ये कट गया। ये हमारा एक बार में पूरा हो गया सब। तो हमें क्या हो गया, आर का वैल्यू यहीं पे 0 आ गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो इस टाइम पे इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि 38,220 को 196 गुना 195 प्लस 0। तो इसका एक बार में ही हमारा क्या आ गया, आर का वैल्यू 0 आ गया। तो हमें पता है कि जब जिस टाइम पे आर का वैल्यू 0 आ जाएगा उस टाइम पे जो बी की वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF 196 है। इसका आंसर क्या है, 196। इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे इसका एसएफ निकाले। तो यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है, 196 और 38,220। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक मिनट, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी है। तो हम लोग सब इक्वल एल्गोरिथम को लिखते हैं। क्या हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा और बी से कम। तो बी हमारा ये इससे कम ही जो भी वैल्यू होगा इससे कम होगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले बैठाते हैं, क्या होगा 38,220 इक्वल टू 196 गुना क्यू प्लस आर। तो हमारा क्यू और निकालना है। क्यू और निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हम लोग इससे इसमें भागा लगाएंगे। तो इसमें भागा लगाएं, यहाँ पर ये क्या हुआ हमारे पास, एक बार में लगाएं तो इतना शेष बचा, फिर दोबारा इसी में फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना बचा और 5 से लगाने पूरा कट गया। तो पूरा कटने के बाद क्या आर हमारा 0 हो गया, क्यू हमारा 195 है, ए इतना है और बी इतना है। तो इसको हम लोग इस उस ये फॉर्मूले पे बैठा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार में ही आर का वैल्यू 0 आ गया। तो जिस टाइम पे आर का वैल्यू 0 आता है उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होता है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन को अगर एग्जाम वगैरह में सॉल्व करेगा तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसे 196 और 38,220 का HCF 196 है। ऐसे लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है। और अगर सिंपली लिख देगा 196 आया आंसर तो इसमें नंबर कट सकता है। तो अगर इस पूरे तरीके से लिखेगा तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ओके, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, दो सौ पचपन। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि कौन बड़ा है। तो बड़ा क्या है, ये हमारा बड़ा है। तो बड़ा क्या हुआ, ए हो गया और जो छोटा हुआ बी हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखेंगे। वो हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन बी है। इसको याद कर लेना है, पूरा रट लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है एग्जाम में। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको उस फॉर्मूले बैठाएंगे। तो ये हमारा ये हो गया 867 बराबर बी हमारा क्या है 255, हमारा क्यू प्लस आर। हमें क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको इससे इसमें भागा लगाएंगे। तो कितना होगा 255 से हम लोग 867 में भागा लगाएंगे। तो 3 दूनी 6 15 15 3 बार में लग जाएगा। तो 8 3 बार में 3 15 5 बाकी 1 15 15 1 16 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, यहाँ हो गया 2 0 1। ये हमारा आर है, ये हमारा क्यू, ये हमारा ए और ये बी। तो इसको हम लोग यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या होगा 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। इसको अच्छे से लिख देते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्यों, तो अभी हमारा क्या है कि 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आता तो हम जाएगा एक और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारा ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। तो उस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 255 गुना 102 गुना 255 बराबर 102 गुना क्यू प्लस आर। तो अब इसमें क्या करना है, हमको फिर से क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये 2 बार में लग जाएगा।
हो जाएगा 204, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, क्या बार ये हमारा हो गया R, ये हमारा Q, A और B। तो इसको हम लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अभी भी हमारा ये जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ तो हम क्या एक नेक्स्ट स्टेप फिर से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा 102 बराबर 51 गुना Q प्लस R। फिर से अगर Q और R का वैल्यू निकालो, क्या होगा हमको 151, सॉरी 51 से हम लोग 102 में भागा लगाएंगे, तो 51 से हम लोग 102 में भागा लगाएंगे, 2 बार में 102 आएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारा R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा Q है, ये हमारा A, ये B है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम लोग 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा R 0 आ गया, तो हम लोग क्या बताएं R जिस टाइम पे 0 आएगा उस टाइम पे जो B की वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे इस तरीके से 867 और 255 का HCF 51 है। अगर इस तरीके से लिखने पे क्या होगा, हमें कोई एग्जामिनर जो अच्छे से दिखेगा और हमें अच्छा नंबर देगा। अगर सिंपली देंगे एक सॉल्व हो गया और 51 आंसर था, उसमें नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया। हम लोग फिर से इसमें देखते कैसे इसको सॉल्व किए। तो जब 2 नंबर दिया रहेगा तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो हमारा ए होता है, जो उससे छोटा होता है हमारा बी होता है। तो उसको हम लोग फॉर्मूले बैठाएंगे 867 इक्वल टू 255 गुना Q प्लस R। Q और R का वैल्यू निकालना है, क्यों वैल्यू क्या निकालेंगे, तो इससे हम इसको भागा लगाएंगे। तो जो भागफल आता है वो हमारा यहाँ पे होता है, जो शेष आता है वो ये होता है R होता है। तो 3 बार भाग लगा और हमारा शेष आ गया 102। अभी हमारा शेष जो 0 नहीं हुआ है, तो नहीं होता तो हम क्या करते हैं एक और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाने पे क्या होता है, हमारा जो B का वैल्यू होता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए A हो जाता है, और हमारा जो उस टाइम पे जो R का वैल्यू होता है वो नेक्स्ट स्टेप में B हो जाता है। तो फिर इसको फॉर्मूले बैठाने के बाद क्या हुआ, फिर से Q और R का वैल्यू निकालना है। फिर से हम लोग 102 से 255 में भाग लगाएं, तो क्या 2 बार में लगा और हमारा शेष बच गया 51। तो उस टाइम पे हमारा शेष 0 नहीं, शेष 51 बच गया, 0 नहीं हुआ। तो क्या करें, फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। वहाँ पर उसमें क्या होगा 100, ये हमारा नीचे इधर आ जाएगा, इक्यावन है यहाँ आ जाएगा, और ये फिर से क्यू और फिर से क्यू आर वैल्यू निकालना है। 151 को हम लोग जब भागा देंगे 102 में तो इजीली 2 बार में लग जाएगा, क्योंकि 51 गुना 102 होता है, और हमारा R 0 आ जाएगा, जो यहाँ पे हुआ 51 गुना 102 और R 0। तो जिस टाइम पे R की वैल्यू 0 होती है उस टाइम पे जो B का वैल्यू होता है वो हमारा आंसर होता है। B का वैल्यू हमारा आंसर होता है, और आंसर हमें इस तरीके से लिखना है जो कि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारा ये 3 जो एग्जाम्पल हम लोग यूज़ किए हैं इसको सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन के थ्रू, इसका हम लोग एसएफ निकालना है। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पर क्या दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम है जहाँ पे 6Q या 6Q3 या 6Q5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। Q कोई पूर्णांक कोई पूर्णांक का मतलब Q जो है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 1.5 और 2.3 ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये होता है पूर्णांक का मतलब। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक छूट गया, पूर्णांक है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले लिखेंगे मान लिया B = 6। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या है हमारा A = BQ + R, जहाँ R की वैल्यू क्या है वो
जीरो से ज़्यादा या जीरो और लेस देन बी। तो यहाँ पर हम लोग बी को क्या माने, 6 माने हैं। तो जब हम बी को 6 माने तो आर की जो वैल्यू है वो हमारा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा आर का वैल्यू है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होगा, 6 कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको एक एक करके बैठाएंगे। तो ए इज इक्वल टू बी, बी क्या है 6, 6 को यहाँ पे क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम लोग ए 1 दिया हुआ है, 1 लेके देख रहे हैं। और q क्या है हमारा, ये हमारा 0, 1, 2 कुछ हो सकता है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि अगर कोई एक सम संख्या है, सम को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 6 आएगा जो कि एक सम है। सम को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा जो कि एक सम है। 6 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा जो कि एक वो भी सम है। 6 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौक 24, वो भी एक सम है। 6 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, एक ये भी सम संख्या है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हम 6 को हम लोग किसी भी इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा। ये सारे के सारे क्या है, सम पूर्णांक है। तो ये हमेशा क्या होगा, ये एक सम पूर्णांक होगा। अब सम ये भी पढ़ चुके हो कि सम के साथ हम अगर एक को ऐड करेंगे, मान लो कि यहाँ पर 6 आया, 6 के साथ हम एक को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7, 7 क्या है, विषम है। तो अब क्या होगा, ए जो है हमारा सम पूर्णांक है, प्लस ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। तो जो ये रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वो एक सम के साथ हम विषम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, विषम पूर्णांक। तो इस तरीके से प्रूफ हो रहा है कि 6q प्लस 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। इसको नोट करना है, नोट कर लो, याद रहेगा अच्छे से। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि 6q प्लस 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। और दूसरा क्या है 6q प्लस 3। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 लेंगे। अब हम पहले देखा चुके जितने 6q है, ये मान लो कि ये 6 है और ये q है। q को हम लोग q 1 2 3 4 5 सारे को लेकर सारा सम आ रहा है। अब हम सम संख्या के साथ हम 3 जोड़ेंगे। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो सम संख्या के साथ हम अगर फिर से विषम को जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक 6q प्लस 3 क्या होगा, विषम संख्या होगा। सम संख्या से विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही होगा। और तीसरा क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। यहाँ भी वही बात है, 6q क्या है हमारे पास, एक सम संख्या है। और सम संख्या से विषम संख्या ऐड करेंगे तो ये भी विषम पूर्णांक होगा। तो इसका हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सारे विषम संख्या है। तो इसको फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि कैसे ये प्रूफ हुआ, तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन है, तो सबसे लिखेंगे हम लोग, मान लिया b इज इक्वल टू 6 है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके ये हम फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या होता है, 0 से ज़्यादा और बराबर और b से कम। तो 0 के बराबर, उसके बाद b से कम। b हमारा क्या है, 6 है। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक होगा। उसके बाद इस जो पूछ रहा है कि 6q प्लस 1 को चेक करना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले बैठाएंगे। तो 6q प्लस 1, अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होगा। तो 6 तो फिक्स है और q हमारा क्या है, 1 2 3 4। तो 6 के को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखेंगे 6q प्लस 1, तो क्या होगा, 6 गुना 1 6 जो एक सम संख्या, 6 गुना 2 12 एक सम संख्या है, 6 गुना 3 18 एक सम संख्या, 6 गुना 4 24 एक सम संख्या, 6 गुना 5 31 क्या है, सम संख्या। मतलब 6q हमेशा क्या है, एक सम संख्या है। अब हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि सम संख्या के साथ अगर हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो एक विषम संख्या ही होगा। तो सम संख्या और एक क्या विषम संख्या, उसको ऐड करेंगे तो विषम संख्या। सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या। सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। ओके, नोट करना है, नोट कर लो। ओके, थैंक यू।
हाँ दोस्तों, आप देखेंगे हम लोग किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 स्तंभों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या है? 32 बैंड वाले आर्मी, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये पे यहाँ पे देखना है समान संख्या, ये सब वर्ड को नोट करना है। समान संख्या मार्च करना, उनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ये सब वर्ड क्या है जिसमें कि वो मार्च कर सके। अगर ध्यान से सुनेगा तो हम लोग इससे पहले एक और क्वेश्चन कर चुके हैं बर्फी के मिठाई वाले की तरह में, उसमें काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी थी, तो उसमें भी इस तरह का वर्ड था, समान संख्या, अधिकतम संख्या, इस तरह का। तो जब भी हम कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह से हो कि दो नंबर है और उसको हम लोग दोनों को समान संख्या में और अधिकतम संख्या में कैसे रख सके, तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग क्या कहना चाह रहा है। तो अगर एग्जाम में मान लो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ना आए, कुछ और बदल के आ जाए, लेकिन अगर इस तरह का वर्ड है तो हम लोग सोच सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे और इतना बड़ा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन पता है जब लोग सॉल्व कर पाए, लेकिन इस क्वेश्चन को कहीं बदल के आ गया एग्जाम में, तो उस टाइम पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वो इन सब वर्ड को अगर तुम नोट कर लोगे कि हाँ इस सब क्वेश्चन में वर्ड है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो अभी तो मैं बता दें कि हाँ इस तरह क्वेश्चन है तो एसएफ निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान देना। और उसका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर को नोट करेंगे। क्या है? 616 और 32। इसमें क्या होगा कि जो सबसे बड़ा वो हमारा ए होता है, जो छोटा होता है हमारा बी होता है। और उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यूक्लिड विभाजन का यूज करना है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो यहाँ क्या करेंगे लोग, उसको फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या होगा, 616 बराबर 32 गुना क्यू प्लस आर। हम लोग फिर से क्या है, आर और क्यू, सॉरी क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे लोग, इसको 32 से 616 को भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 32 64, एक बार में लगेगा पहले, तो यहाँ आएगा 32, यहाँ हो गया 11, 9 2 11, और यहाँ बचा 5 3 2 गया 2, यहाँ बचा 6। अब कितना बार लगेगा, 8 16 8 24 27 18 9 बार में। तो 9 18 के 8 बाकी 1, 9 18 27 1 28, यहाँ क्या बचा हमारे पास, 8 8 16, यहाँ बचा, यहाँ ये कट गया, ये कट गया, तो ये 8 हमारा क्या आ गया, आर, ये हमारा क्यू है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो क्या करेंगे, 616 32 गुना 19 प्लस 8। तभी क्या हमारा कि जीरो नहीं हुआ। अगर हम इसके बाद अगर जीरो नहीं होता हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 32 गुना 8 गुना क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको भाग लगाएंगे, तो क्या होगा, 8 से हम लोग जब 32 को भाग लगाएंगे तो 8 चौक 32 आएगा, या हमारा जीरो हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम लोग, 32 8 गुना 4 जोड़ 0। तो जब आर की वैल्यू जीरो हो गई, उस टाइम पे जो हमारा बी होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसको हम लोग आंसर सिर्फ नॉर्मली 8 लिख के ऐसे सिर्फ 8 लिख के आंसर नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको उनमें से स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें कि वे मार्च कर सके, तो इसको लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, तो कंफ्यूजन होगा। तो ये अगर इस तरह से आंसर लिखेगा तो नंबर ज़्यादा आते हैं। तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, इसे पूछ रहा है कि किसी परेड में 616 स्तंभों वाली एक सेना है, सॉरी 616 सदस्यों वाली एक सेना है, इसमें 32 सदस्यों की एक आर्मी की बैंड के पीछे उनको मार्च करना है। तो क्या करें, दोनों समूहों को समान संख्या वाले एक स्तंभों में मार्च करना है। तो उनके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो ये बताइए, जो अगर ये सब वर्ड अगर आपको दूसरे क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में मिल रहा है तो समझ आएगा, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो
कैसे निकालते हैं। 6 से 16 और 32 दो नंबर लिख देंगे। जो हमारा सबसे बड़ा होगा वो हमारा ए होता है, जो छोटा है वो हमारा बी होता है। तो ये हमारा ए है और बी, उसको इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे तो क्यू और में निकालना है। तो क्यू क्या होगा यहाँ पर, क्यू को हम लोग क्या निकालने के क्या करते हैं, छोटे बी से हम लोग ए में भागा लगाते हैं। तो बी से ए में भागा लगाएंगे तो जो भागफल आता है वो हमारा क्यू होता है और जो शेष होता है हमारा आर होता है। तो शेष जब तक हमारा जीरो नहीं था फिर उसको दोबारा फिर से करते हैं। तो क्या होगा, जिस उस टाइम पे दूसरे बार में जो हमारा बी होगा वो अगले बार के लिए ए बन जाता है और हमारा जो आर है वो हमारा बी बन जाता है। तो इस टाइम पे फॉर्मूला बैठाने पे फिर से क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, इससे इसमें भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 4 बार पूरा कोई भागा लग जाएगा और हमारा शेष जो है जीरो आ जाएगा। तो जीरो शेष आएगा तो उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर को सिंपली ऐसे लिखने से नंबर अच्छे नहीं आते। अगर हम इस तरह से लिखेंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या 8, अगर ऐसे लिखेंगे और आंसर करेंगे तो इस टाइम पे ज़्यादा नंबर आते हैं और पूरे का पूरे नंबर मिलता है। तो हो गया यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे इजीली। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन का हम लोग को यूज करके ये बताना है कि किसी भी पूर्णांक इसका जो है किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इसके लिए यूक्लिड विभाजन में जो फॉर्मूला है वो लिखना है। वो क्या हमारा a = bq + r, जहाँ r क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से कम। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, मान लिया b = 3, हम लोग b को 3 मान रहे हैं। तो जब b को 3 मानेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता और 0 से कम माइनस में हो नहीं सकता b का r का वैल्यू। सो तो अब हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मूले पे इसका प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, a यहाँ पर b को हम लोग क्या माने 3 और यहाँ पर हम लोग q + r हम लोग एक बार लेंगे। r को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक बार 0 लेते हैं यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है कि इसका वर्ग करना है, वर्ग, तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ क्या होगा, a² 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² = 9q का स्क्वायर। अब 9q का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर अगर इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3q²। तो ये भी यही होगा, 9q² होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग 3q² को m मान लेते हैं तो ये क्या होगा, a² = 3m। जो यहाँ पूछ रहा है कि हमारा जो वर्ग है वो 3m के बराबर है। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि a² = 3m, जहाँ पर हम लोग 3q² को हम लोग m मान रहे हैं। तो इसको एक बार रीजन कर लेते हैं, प्रूफ किए 3m का क्यों कैसे। तो यहाँ पर a² 3q + 0, क्यों r का वैल्यू हम लोग 0 एक बार रख के देख रहे थे। अब क्या होगा, a² और 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q² होता है। हम लोग 9q² ना लिख के 3 × 3 और q² लिखेंगे। वहाँ पे हम इस 3q² को हम लोग m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, a² = 3m। अब क्या प्रूफ करना है हमको, a² = 3m+1। तो उसको हम लोग फिर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे फिर से बैठाएंगे। तो a हो जाएगा, b हमारा क्या है 3q, इस बार हम लोग r का वैल्यू क्या है 1 लेते हैं। तो इसका क्या करना है, हमको वर्क करना है। तो वर्क करने के दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a²
यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर क्या होता है 3×9 प्लस 2ab क्या हो जाएगा 3×6 प्लस 1। तो इसको हम लोग एक बार और लिख सकते हैं, और इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में। तो यहाँ पे हम लोग 9q² प्लस 6q, तो यहाँ पे हम लोग अगर 3 कॉमन ले लें और यहाँ हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m। अगर हम इसको m मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो रहा है। इसको फिर से देखते हैं। और इस बार क्या करना है, वो प्रूफ करना है 3m प्लस 1, क्योंकि पहले बार प्रूफ कर चुके हैं 3m, तो यहाँ पर प्रूफ करना है 3m प्लस 1। तो इसके लिए क्या करेंगे लोग, सबसे पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको। अब इसको हम लोग को इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो क्या करें 3 कॉमन ले ली, 3 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q, और उसके बाद हम क्या किया 3q² प्लस 2q हम लोग m मान लिए। तो m इसको यहाँ पर प्लेस करने पे क्या हुआ 3m प्लस 1। तो हमारा प्रूफ होता है a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो यहाँ से लोग बता सकते हैं कि किसी भी का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे क्या है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। घन क्या होता है पावर 3 को हम लोग घन बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम वो लिखना होता है। वो क्या होता है a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहाँ r की वैल्यू क्या होती है 0 या 0 से ज़्यादा और b से कम। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस a³। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो थोड़ा सा स्पेस कम, इसलिए बोर्ड को मिटा देते हैं, फिर से दोबारा बनाएंगे। प्रूफ क्या करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये वो प्रूफ करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस बोर्ड को हम लोग 3 पार्ट में बांट लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 9m को प्रूफ करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन क्या है a इक्वल टू bq प्लस r। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे माना कि b इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे इसको इसे लिख पहले क्योंकि कॉमन सबके लिए होगा। मान लिया b इज इक्वल टू 3 है। b अगर 3 है तो r क्या होगा हमारा 0 1 2। और यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है हमारा a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो हमारा
ए हो गया, यहाँ बी क्या है हमारा 3 है, क्यू है, और आर हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम हम लोग 0 पुट करेंगे। तो जब हम आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3q। हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, पावर 3, तो पावर 3 दोनों साइड करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू 9q का पावर 3। तो यहाँ क्या है, इसको 9m पे प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि q का पावर 3 इक्वल टू m। तो अब ऐसे लिख लेते हैं, मान लिया q का पावर 3 इज इक्वल टू m। तो ए क्यू क्या होगा हमारा 9m, जो यहाँ पे प्रूफ होता है। दूसरा क्या है, प्रूफ करना है 9m प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग आर का वैल्यू 0 लिख, दूसरा बार क्या करेंगे, आर का वैल्यू 1 लेंगे। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो अब क्या करना है, घन करना दोनों साइड में। तो क्या होगा, इस पे ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का पावर 3। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू पावर 3 प्लस 3a² बी। तो 3 3 9 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab²। तो 3a से बराबर 3 होगा, 3 3 9 सॉरी 9q प्लस a का q का 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब में जो है हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू 9, यहाँ क्या बचेगा 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मान लिया 3q पावर 3 प्लस 3² प्लस q इज इक्वल टू m। तो एक पावर q क्या होगा हमारा 9m प्लस 1। तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। तो बोर्ड में स्पेस कम है तो तीसरा प्रूफ करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर इसको समझाते हैं कि प्रूफ कैसे हुआ। तो हम लोग एक बार r का वैल्यू 0 लिए, दूसरी बार r का वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर q करने के बाद ए क्यू का 9 इक्वल टू 9q² हुआ, 9q का पावर 3 हुआ। तो जो 9q पावर 3 को हम लोग क्या किए, m मान लिए। तो m मानने के बाद हम जब बैठाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a q इक्वल टू 9m। तो वो सेम यहाँ पे उसे किया, r का वैल्यू 1 लिए। तो दोनों तरफ घन करने के बाद हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। यहाँ बैठाने के बाद ये हमारा आता है। उसके हम लोग क्या किए, 9 कॉमन ले लिए। 9 कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बच रहा है, इस पूरे वैल्यू को हम लोग m मान लिए। m मानने के बाद हमारा क्या आया 9m प्लस 1। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसको प्रूफ करते हैं तीसरे वाले को। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर हम लोग क्या उठाएंगे 2, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। दोनों साइड घन करना है तो क्या होगा, पावर 3 पावर करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2 का होल क्यू। यहाँ क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू 3 9 होती है 27 q प्लस 3 9 9 दूनी सॉरी 3a² बी। तो 3 3 9 होती है 27 27 दूनी 54 q² प्लस 3a² बी। तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 q प्लस 8। तो यहाँ इन सब में लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 9। तो यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो बचा 9 27 3q पावर q प्लस 9 6 54 q² प्लस 9 चौक 36 q प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को m मान लेंगे। तो हम मान लिया 3q पर q 6q² प्लस 4q इज इक्वल टू m।
ये m हो गया पूरा, तो उसको भी फॉर्मूला हम बिठाएंगे तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का q जो हो 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये प्रूफ हो चुका है, ये दो पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे प्रूफ होता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले मुझे याद रखना कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। उसका हम लोग यूज़ करके प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग माने हैं 3, तो हम b का वैल्यू 3 माने हैं, तो r का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2। तो हम लोग एक पहले कहते हैं r का वैल्यू 0 रख के देखे थे, फिर दूसरा बार r का वैल्यू 1 रख के देखे थे, और तीसरा टाइम r का वैल्यू 2 रख के देखे। और यहाँ पर जब हम लोग r का वैल्यू 2 रखे, उसके बाद हम दोनों तरफ पावर 3 की, तो हम लोग इस फॉर्मूले बैठाने के बाद ये हमें डेटा आया, वैल्यू आया। तो उस वैल्यू में हम लोग क्या कि 9 कॉमन ले, 9 कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचता है उस पूरे वैल्यू को हम लोग m मान लिए। m मानने के बाद क्या है, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8।